हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और हम लोग पिछले क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशंस को स्टार्ट किए थे। सबको बिल्कुल समझ में आया, बहुत ही आसान क्लास हुआ था, मतलब कि समझने में कोई तरह का आपको दिक्कत होने वाला नहीं। वेक्टर से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे उपलब्ध है, ऐप पर भी उपलब्ध है। जो लोग भी बाय द वे लेट से कनेक्ट हुए हैं तो एक बार जो है ना बिल्कुल स्टार्ट से आप क्या यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो संजीव कुमार एक्सलेंट क्लासेज में प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और 11th वेक्टर करके होगा, उसको देख लेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो क्या करेंगे, जो टेक्निकल स्टाफ का नंबर दिया हुआ है 8002886857, उस पे जो है ना आप थोड़ा उनसे संपर्क कर लेंगे, कभी भी कोई चीज़ देखने वगैरह में दिक्कत हो तब। ये देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में ही यूज में आता है, और सारे के सारे चैप्टर तो आप पढ़े हुए नहीं। अब कह देगा रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल इक्वेशन बतलाओ, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूले नहीं मालूम, या अगर फार्मूला कोई बताया तो उसमें भी कुछ अननोन टर्म आ गया, तो आप उस पर मत सोचिए। वो सब टर्म अपने आप जो है ना चैप्टर वाइज यूज में आएगा और वो सीखते जाएंगे। अभी आपको मेन मेथड सीखना है, कंसेप्ट सीखना है कि कैसे काम कर, मतलब अगर फार्मूला दिया हुआ रहे तो आखिर हम काम कैसे करेंगे, इस मेथड को सीखना है। देखिए, पिछले क्लास में आप सब जो है यूनिट्स से रिलेटेड, हालांकि टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसमें याद कीजिए हम लोग सीखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, है ना। इसके बाद अलग अलग क्वांटिटी का कैसे जो है यूनिट निकाला जाता है वो सब हम लोग सीखे थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि उसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए अब उस पर बात करते हैं। जैसे हम लोग अब डायमेंशन से रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट सीख रहे हैं। याद कीजिए, पिछले क्लास में भी डायमेंशन का डिफिनीशन आपको बतलाए थे। क्या सिखाए थे, पहले आप एग्जाम्पल से सीखे, फिर डिफिनेशन को दोबारा लिख देंगे। जैसे आप जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर इसका यूनिट देखें तो डिस्टेंस हो गया मीटर और टाइम हो गया सेकेंड। सोचिए, या इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पावर -1। देखिए, सेकेंड को ऊपर लेकर के चले गए, पावर -1। सोचिए तो ये मीटर क्या हो गया, तो मीटर तो एक तरह से लेंथ हुआ ना जी, और सेकेंड क्या हो गया, टाइम हो गया। यानी आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा, ठीक ना। डायमेंशंस ऑफ स्पीड का अगर बात किया जाए तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1। देखो, लेंथ पर पावर कितना है, 1, तो बोलेंगे 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। मतलब कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उस पर कितना पावर देना पड़ा, 1, और टाइम पर कितना पावर देना पड़ा, -1। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर देना पड़ता है उसी पावर को डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। यानी बोलेंगे डायमेंशन का डिफिनीशन, बोलेंगे इट इज पावर गिवन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज to represent
अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। समझ गए? अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड क्या होगा, ठीक ना, स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा। ठीक, देख लो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो ये लेंथ है, लेंथ पर पावर 1, तो लेंथ को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं, लेंथ पर पावर 1। टाइम को T से डिनोट करते हैं, T टू द पावर -1। देखो यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। ये अलग बात है कि हम लोग कुछ चीज ऐसा हैबिट में डाले हुए रहते हैं ना जो बोलना गलत होता है लेकिन फिर भी बोल देते हैं। जैसे कोई पूछता है डायमेंशन बतलाओ स्पीड का क्या होगा, कोई बोल देता है LT टू दी पावर -1, हालांकि सही मायने में बोलना गलत है। डायमेंशन अगर बोले तब तो बोलना पड़ेगा 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम, बोलना ऐसे चाहिए, लेकिन फिर भी ये चलता है। ये एरर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कोई डायमेंशन भी पूछता है ना तो हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन को ही लिखते हैं। फिर एक बात और जानेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन लिखने में जो स्टैंडर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग मास, लेंथ और टाइम 3 का चर्चा करना बिल्कुल जरूरी है, वो तो करना ही चाहिए। हालांकि आप ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो कोई नंबर इस पे नहीं काटा जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे है कि m मास नहीं है ना तो लिख दो m0, m0 मास नहीं, l है पावर 1 है, t टू दी पावर -1, तो देख लो जी, और बिग ब्रैकेट ऐसे दे दो, बस हो गया। इसी को बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। और एक बात याद रखना, स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, दोनों के लिए यूनिट डायमेंशन दोनों का सेम होता है। यूनिट क्या हो गया, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा LT टू दी पावर -1, या स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखो। जाहिर है इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होने को है नहीं, है ना। इसको तो आगे बढ़े, क्योंकि पिछले क्लास में भी इस डिफिनीशन का चर्चा तो किए ही थे। आगे दूसरे क्वांटिटी पे बढ़े, को लिख लेंगे। और वैसे देखिए एक बात और समझा दें आप लोगों को कि जो भी नोट्स आप खुद से बनाते हैं वो बेस्ट नोट्स होता है, क्योंकि आप अपने से खुद समझे। ऐसे नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप भी अपने समझ से जो नोट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने में सुविधा अपना ही नोट्स होता है। आप एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं और आपका फ्रेंड जो नोट्स बनाता है और आप भी बना रहे होते हैं उसी क्लास में, लेकिन उसका नोट्स आपको जब पढ़ने के लिए दिया जाता है तो आप उतना कंफर्ट फील नहीं करते। इसीलिए नोट्स जरूर अपने से भी तैयार करेंगे। अब चलिए इसको मिटाते हैं, आप चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग जो है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, कुछ का डायमेंशनल इक्वेशन हम लिखेंगे, कुछ का आपसे हम पूछेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन है राइट डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ given physical quantities। given physical quantities, ठीक। जैसे अभी हम लोग वेलोसिटी पढ़े, चलो यूनिट तो मालूम है ही, पिछले क्लास में किए थे मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल इक्वेशन लिखे। अभी हम लोग लिखे डायमेंशनल इक्वेशन, मीटर यानी लेंथ, सेकंड यानी टाइम, L/T, T टू दी पावर -1। अब चलो अगर बात किया जाए एक्सेलरेशन का,
एक्सेलरेशन का बात किया जाए, बोलो एक्सेलरेशन का याद करो ना, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी लिखा जाता है बाई टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। और अगर यूनिट निकालते, जो पिछले दिन हम लोग निकाले थे, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड टाइम सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर पूछा जाए कि इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग मीटर हो गया एल और सेकेंड स्क्वायर टी टू दी पावर 2 एल टी टू दी पावर -2, है ना, टी टू दी पावर -2, यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। वेलोसिटी का एल टी टू दी पावर -1, इसमें टी टू दी पावर -2। अब देखें, अगर आपसे कहा गया फोर्स, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका अगर पिछले क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े थे, इसके यूनिट के बारे में, यूनिट याद करो तो क्या पढ़े थे? मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग न्यूटन बोल देते हैं, है ना। एक बात और भी सिखाए थे कि देखो जब कोई साइंटिस्ट का नाम यूनिट के रूप में होता है, तो रूल के अनुसार इसको स्मॉल एन से लिखना चाहिए, ठीक ना। मतलब न्यूटन को स्टार्ट करना चाहिए स्मॉल एन से। आप कैपिटल एन से भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है कि साइंटिस्ट का नाम जब भी अगर आए यूनिट के फॉर्म में, तब आपको स्मॉल एन से लिखना चाहिए। अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखें? एक तो यहां से भी लिख सकते हैं केजी यानी कि मास, मीटर लेंथ सेकंड टाइम यानी यूनिट भी मालूम रहे तो लिख देंगे कि नहीं। और दूसरा आप लिख सकते हैं मास है तो कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन तो अभी निकाले हैं, यानी कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का होता है एल टी टू दी पावर -2। यानी याद कर लें कि फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन ये होता है, बार बार यूज में आएगा 11, 12 सब जगह, तो इसलिए इसको याद ही कर लें तो बेहतर होगा, एम एल टी टू दी पावर -2। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वर्क, तो बोलो वर्क तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या यूनिट का बात है फोर्स इनटू भी बोलो डिस्प्लेसमेंट, तो कोई फर्क पड़ने को बात है नहीं, यूनिट निकालना हो या डायमेंशन निकालना हो। थोड़ा सोचो तो, यूनिट अगर निकालना हो तो फोर्स का तो आप न्यूटन भी बोल सकते हैं, है ना, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर। और डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है, डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है तो थोड़ा सोचें। न्यूटन यानी फोर्स, देखो फोर्स का क्या होता है एम एल टी टू दी पावर -2, अब मीटर हो गया एल, नहीं तो देखो तो क्या हो गया एम एल टू दी पावर 2 टी टू दी पावर -2, यही हो गया वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो याद करो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, न्यूटन किसको बोलते हैं जी? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसमें मल्टीप्लाई करना है मीटर से, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो चाहो तो इस यूनिट के भी हेल्प से डायमेंशन लिख सकते हो, कैसे? केजी यानी कि मास, तो मास के लिए कैपिटल एम, मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ पर पावर 2 देख लो, और सेकंड टाइम है, नीचे में है टी पावर 2, ऊपर ले जाएंगे पावर -2, ठीक ना। खास करके ये जो न्यूटन वाला जो टर्म है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला बार बार यूज में आएगा, एम एल टी टू दी पावर -2, इसको याद रखना है। और उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन में एल कहाँ से आया? अरे भाई देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्या होता है? मीटर लेंथ होता है ना, तो मीटर लेंथ हो गया तो एल आ गया। एम मतलब मास मत यहाँ समझिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, चलो यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
ठीक ना। चलिए अब जो है इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ें और सारे क्वांटिटीज को ले रहे हैं। अब जो है वर्क तक तो हम लोग सीख, अब बात करते हैं पावर का, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं पावर, है ना। ये पावर का डिफिनीशन क्या है जी, तो याद करो पावर होता है वर्क बाय टाइम, ठीक ना। वर्क करने के रेट को पावर बोला जाता है। हाँ चलिए देखें पावर क्या होता है, तो पावर होता है वर्क बाय टाइम। और वर्क का यूनिट क्या होता है जी, यूनिट निकाले तो जूल होता है। यही ना यूनिट ये वर्क का निकाले थे, देखो तो इसी को ना जूल बोला जाता है, कुछ अलग थोड़े रहता है। लेकिन चलो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। और अभी हम लोगों को डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है। देखो यूनिट निकालना होता वर्क का यूनिट जूल पर सेकेंड, यही जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। और डायमेंशनल इक्वेशन अगर पूछा जाए तो डायमेंशनल इक्वेशन को आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो वर्क का डायरेक्ट अभी डायमेंशनल इक्वेशन पढ़े हैं, ml पावर 2 t पावर -2, और टाइम जो है वो कैपिटल T, तो ml टू दी पावर 2 t टू दी पावर -3। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप बोलते हैं यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। देखो यूनिट जैसे हुआ यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड, और जूल किसको बोला जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो देखो तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर 3। तो देख लो केजी यानी मास तो कैपिटल M, मीटर यानी लेंथ तो कैपिटल L पर पावर 2, और नीचे हो गया सेकेंड पावर 3 यानी टाइम पर पावर 3, टाइम को ऊपर ले जाएंगे पावर कितना हो गया -3, है कि नहीं। तो चलिए ये बात तो हम लोग सीखे। अब और भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जो पिछले क्लास में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूनिट निकाले थे। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है जी, तो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसका कोई यूनिट पूछे तो मास का होता है किलोग्राम, अब वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। बस डायमेंशनल इक्वेशन आराम से लिख देंगे। क्या, तो केजी, केजी यानी कि मास कैपिटल M, मीटर यानी कि लेंथ, और सेकंड हो गया T। देख लो तो कितना हो गया ml t टू दी पावर -1। अब देखें अगर आपसे ये कहा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो ठीक है यूनिट तो आप समझ ही रहे हैं केजी मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल इक्वेशन लिखना तो एकदम आसान है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या लिखें, केजी यानी कि मास कैपिटल M, और मीटर यानी कि लेंथ L पावर 2, है ना। वही फिर से बोले अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक ना, आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, M L पावर 2
टी पावर 0, टाइम इसमें है ही नहीं। देखिए पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम, ये डिफिनीशन है। अब वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन आप जानते हैं, अभी कुछ देर पहले निकाले थे, पावर के पहले 4 नंबर में वर्क का डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो वर्क का ये होता है और नीचे टाइम है टी, बस टी को ऊपर ले जाओगे तो पावर -2 है, एक और ऊपर जाएगा -3 हो गया, है ना। और ये सिखाए थे कि वैसे आप चाहें तो यूनिट के व्यू से लिखें तो वर्क का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, और जूल वास्तव में किसको बोला जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को, उसमें सेकेंड से डिवाइड कर दिए तो बस सेकेंड पे पावर 3 होगी, है ना। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए फॉर्मूला जैसे ही आपको पता चल रहा है, आप आसानी से उसका यूनिट डायमेंशन निकाल ले रहे हैं कि नहीं, है ना। और ये जानिएगा जैसे कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे मान लो पाई कहीं लिखा हुआ, कहीं 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, उस सब का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। चलिए अब जो है इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा टर्म जो जनरली आपको कंफ्यूज करता है, हार्ड लगता है। देखो हार्ड लगने का मतलब क्या है, इसमें हार्ड जैसा कुछ है नहीं, लेकिन जो टर्म अननोन है, जिसको अभी हम पढ़े नहीं हैं, तो वो टर्म मुझे हार्ड लगता है। जैसे अगर हम बोलें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका यूनिट डायमेंशन बतलाओ, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पिछले क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालना सीखे थे, ये कैपिटल जी हो गया। तो देखो इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, Gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 मास होता है, r डिस्टेंस होता है। तो सोचो अगर कैपिटल जी निकालना है तो F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। सोचो इसका अगर यूनिट लिखना हो तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R हो गया मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बस हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कोई कहे भाई डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए, तो डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, ठीक ना। अब आप लोग भी रेडी रहिएगा, हम लिखने के लिए देने वाले हैं आपको। तो देखो न्यूटन यानी कि फोर्स mLT टू दी पावर -2, मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है लेंथ, लेंथ पावर 2, केजी स्क्वायर यानी m टू दी पावर 2, मास पर पावर 2। देखो एक m तो कट जाएगा तो नीचे में m बचेगा, उसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो m टू दी पावर -1 हो गया, l टू दी पावर 3 हो गया, और t टू दी पावर -2 हो गया। यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख दी। बोलो कोई दिक्कत तो इसमें होने को है नहीं, है ना। आप जो है एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जिससे आपको निकालना आसान हो। पिछले क्लास में भी इसका डिस्कशन किए थे। तो देख लो ये जो ईटा है ना, इस सिंबल का नाम ईटा है, F/6πRP। देख लो ये 6π न्यूमेरिक टर्म है, न्यूमेरिक टर्म का कभी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। तो आप क्या करें, इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिख करके मुझे बतलाएं, जल्दी से डायमेंशनल इक्वेशन लिखें। तो फोर्स का क्या,
mL(T⁻²)। 6 पाई का तो होगा नहीं, और r तो है रेडियस के लिए, यानी लेंथ हो गया, ये l हो गया, और वेलोसिटी का स्टार्ट में ही सीखे L(T⁻⁻1)। देख लो, एक l तो कैंसिल हो गया, l को ऊपर ले जाएंगे पावर -1, और t-1 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 + 1 करेंगे तो -1, यानी mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ठीक ना। अब ये दिक्कत होने वाला नहीं है, बस इतना आप जानिए। केवल जो है ना टर्म बदलते जाएगा। अब सपोज कीजिए कहा गया टॉर्क है, मान लो टॉर्क का तुम नाम नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, ये होता R×F, यानी समझो डिस्टेंस इनटू फोर्स, कुछ ऐसा ही समझो। तो अगर इसका हम लोग लिखें डायमेंशनल इक्वेशन, डायरेक्ट डायमेंशनल ही लिखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, तो इसके लिए तो L लिखेंगे। अब फोर्स के लिए तो जानते हैं mL(T⁻²), तो क्या हो गया जी, mL⁻², T⁻², बस यही तो होगा। नहीं, अब देखें, यहां तक तो आप सीख गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, मिटाते हैं। देखें, कुछ क्वेश्चन जो 12th वगैरह में जरूरत पड़ता है आपको, जैसे चार्ज। देखो, चार्ज का जो है यूनिट हम लोग कूलम लिख देते, ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट इसका है एम्पियर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखे तो देखो, बहुत बार तो लोग केवल कैपिटल Q लिख देता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है एम्पियर जो है ना, उसके लिए कैपिटल A चाहे कैपिटल I सिंबल को हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक ना। जब भी इलेक्ट्रिक करंट रहे, एम्पियर के बदले हम लोग क्या लाते हैं, कैपिटल I, और टाइम, सेकंड तो टाइम हो गया I×T, यानी आप एक तरह से याद रख सकते हैं कि चार्ज जो है उसका डायमेंशनल इक्वेशन होता है I×T। ठीक ना। एम्पियर सेकेंड होता है यूनिट। अब देखें, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का यूनिट आपको बतला दे रहे हैं, वो होता है जूल पर कूलम, क्योंकि पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आप एक तरह से बोल सकते हैं वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मान लो ये सब हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो कैसे बन जाएगा। अभी पोटेंशियल पढ़े कहाँ है, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो सीखेंगे। लेकिन अभी बतला दे रहे हैं कि आप अगर फॉर्मूला मालूम रहे तो कितना आसानी से आप इसके यूनिट, डायमेंशन, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक, बोलिए। अगर कोई पूछे इसका यूनिट क्या होगा तो क्या बोलोगे, जूल पर कूलम। चार्ज को अगर कूलम लिख दें तो। अगर डायमेंशनल इक्वेशन पूछा जाए, डायमेंशनल इक्वेशन, तो जूल का अभी हम लोग पढ़े थे, वर्क का यूनिट जूल होता है ना। जूल कहो, वर्क का लिए कहो चाहे एनर्जी के लिए कहो, दोनों के लिए तो जूल ही होता है। तो mL/2T-2 वर्क का ये होता है। और कूलम, कूलम को हम लोग I×T बोलते हैं, है ना। कूलम के लिए डायमेंशनल इक्वेशन I×T हुआ। तो थोड़ा सोचो तो,
m l पावर 2, ये ऊपर जाएगा t टू दी पावर -3 और i टू दी पावर -1, है ना। यानी डायमेंशनल इक्वेशन में देखो एक नया एंट्री i का हो गया, है कि नहीं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि m l और t में ही हो, लेकिन हाँ मैकेनिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे सब में m l t का ही ज़रूरत होगा, और बाकी का अगर एडिशनल ज़रूरत है तो लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज मेनली m l t का ही ज़रूरत होता है। ठीक, अब आइए, अब हम आपसे बोलें कि आपके पास सीटेंस का भाई डायमेंशनल इक्वेशन बतलाए। अब चलिए, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मालूम रहे तब ना, तो जानिए इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई पोटेंशियल। यानी कि चार्ज को अगर Q बोलें, Q बाई V, तो सोचो क्या लिखना है। अगर यूनिट लिखना हो, मान लो पिछले दिन भी ये बतलाए थे, तो क्या हो गया जी, चार्ज का कूलम। अब पोटेंशियल को हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल को जूल पर कूलम, याद रखो जूल पर कूलम को ही वोल्ट भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट, तो वही जूल पर कूलम होता है। तो एक कूलम पर वोल्ट हो गया। कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग आगे सीखेंगे जब 12th के पोर्शन पढ़ेंगे। एक कैपेसिटर चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके सेकंड चैप्टर है 12th में, तो वहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इस कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग फैरेड बोलते हैं या फैराड भी बोलते हैं। चलो जी, अब डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन क्या करें, Q बाई V चार्ज। देखो तो चार्ज का क्या हो गया जी, तो चार्ज का क्या हो गया I इंटू टी। अब बतलाओ वोल्ट का क्या हुआ, यानी पोटेंशियल का क्या हो गया, तो देखो ना यहाँ निकाले हुए m l पावर 2 t टू दी पावर -3 I टू दी पावर -1। थोड़ा समझना, m को ऊपर ले जाएंगे पावर -1, l को ऊपर ले जाएंगे पावर -2, t को ऊपर ले जाएंगे, देखो पहले से तो पावर 1 है और ये ऊपर 3 यानी t टू दी पावर 4, और i देखो पहले से ऊपर मौजूद है, i पे पावर 1 ऊपर ले जाएंगे, ये भी +1 हो गया यानी i टू दी पावर 2। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस जो है हमारे लिए डिफिकल्ट जरूर है क्योंकि अभी हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन सोचो अगर मुझे चार्ज मालूम है, पोटेंशियल मालूम है, तो ये काम हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये काम केवल अभी ही हम लोग करेंगे, बल्कि जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे ये कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। हाँ जी, चलिए एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाई V। Q आपको I इंटू टी हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, और V जो है वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल के डायमेंशनल इक्वेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख लें। तो सोचिए जब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो m को ऊपर ले जाएंगे पावर -1, l पे पावर -2, t को ऊपर ले जाएंगे तो पहले से तो -3 था, ऊपर जाएगा तो +4 ना हो गया, ये भी तो प्लस में होगा। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर बोलेंगे, लेकिन उसको जूल नहीं बोल सकते हैं, वर्क के लिए स्पेशल यूनिट जूल है। इसलिए यूनिट सेम हो जाने से फिजिकल क्वांटिटी थोड़े ना सेम हो जाता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है R क्रॉस F, यूनिट सेम हो ही सकता है, उससे क्या दिक्कत, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन सेम होने के बावजूद भी दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है।
ठीक है, चलिए यहां तक तो हम लोग समझे और उम्मीद है कि अब आपको कोई भी फॉर्मूला बतला दिया जाए तो उसके हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन को बता देंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका यूनिट तो पिछले क्लास में सिखाए थे। आप डायमेंशनल इक्वेशन प्रेशर के लिए, ठीक ना, ये भी लिख दे रहे हैं, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। आप डायमेंशनल इक्वेशन जल्दी से इसका लिख करके बतलाएं। प्रेशर क्या हो गया जी, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होता है, ml T⁻², और एरिया मीटर स्क्वायर L पावर 2। एक L कैंसिल हो गया, L⁻⁻1 T⁻⁻², ठीक ना। यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए यहां तक तो हम लोग सीखे। अब हम लोग इसी में थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं। अब आइए आगे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का यूज सीख रहे हैं, ठीक ना, इसके यूज को सीख रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कोई भी जो फिजिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे उसको कैसे चेक करेंगे डायमेंशन मेथड से कि वो सही है कि नहीं, ठीक ना। टू चेक द करेक्टनेस of a given physical equation, इसी में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। आइए समझिएगा, पहले बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 15 मीटर है, तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 10 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। तो सोचिए, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मीटर है तो राइट हैंड साइड में भी मीटर होना चाहिए कि नहीं। यानी कोई भी हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा गया S = UT + ½ AT²। UT + ½ AT²। आपसे कोई कहा चेक करके बतलाइए ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल इक्वेशन निकालते हैं, है ना। फिर राइट हैंड साइड का निकालेंगे और देखेंगे दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में S डिस्प्लेसमेंट है, यहां लिख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में S है। तो S का क्या होता है, S डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ हो गया, तो आप L लिख देंगे, या और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो m0 L T0। चलो यही हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल इक्वेशन, केवल L भी बोल सकते। अब थोड़ा आइए
राइट हैंड साइड का बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ RHS, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U क्या है जी? तो U वेलोसिटी होता है, पढ़े होंगे ना आप, थोड़ा बहुत भी 9-10 में पढ़े होंगे इनिशियल वेलो। तो वेलोसिटी का अभी आप डायमेंशनल इक्वेशन पढ़े थे, LT⁻⁻1 इंटू टी, टाइम है t, प्लस हाफ, ये तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो इसका तो कोई यूनिट डायमेंशन होगा नहीं। एक्सेलरेशन का LT⁻⁻2 और T² T⁻²। देखो तो T⁻⁻1 और +1 ये मिल करके T पर पावर 0 हो गया, यानी T गायब हो गया। अब -2 और +2 ये भी गायब हो गया। देखो तो क्या बच गया, L प्लस L। सोचो तो L प्लस L क्या होगा, तो तुम कहोगे इसमें क्या है, 2L बोल देंगे। बिल्कुल नहीं, थोड़ा समझना। यहाँ L माने लेंथ है, लेंथ प्लस लेंथ क्या होगा। तुमसे अगर कोई पूछे 3 मीटर प्लस 2 मीटर, बोलो क्या होगा, तो तुम ऐसे बोलोगे 3 और 2 जोड़ दिए 5, अब मीटर प्लस मीटर 2 मीटर। ऐसा पढ़ते हो क्या? नहीं ना, मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो मीटर मिलेगा, यानी कि लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ। L प्लस L क्या हो गया, L। यहाँ जो है ना बात यूनिट डायमेंशन का हो रहा, बात न्यूमेरिक वैल्यू का नहीं हो रहा। तो L में L यानी मीटर में मीटर, 3 मीटर प्लस 2 मीटर तो 5 मीटर, यानी मीटर प्लस मीटर क्या हो गया, मीटर। मीटर में मीटर जोड़ोगे मीटर मिलेगा, L मिला। इसी को चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, M0 L T0। थोड़ा देख लो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल इक्वेशन आया है और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल इक्वेशन आया है, दोनों सेम है कि अलग अलग? तो जाहिर है दोनों सेम है, यानी बोलेंगे क्या कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल इक्वेशन of RHS right hand side. Hence we can say S is equal to UT plus half AT square is dimensionally correct। ये डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन थोड़ा समझेंगे इसी में, जो बात आपको आगे सिखाने जा रहे हैं ध्यान सीखेंगे। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला कोई ऐसे लिख देता, S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर, हाफ को हटा देता, अब बतलाओ तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? आपको भी मालूम है कि ये जो इक्वेशन है सही मायने में करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत ही 9-10 में पढ़े थे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। लेकिन डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हाफ अगर हम हटा भी दें तब भी वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हाफ का तो कोई रोल होता नहीं डायमेंशन में। तो बोलेंगे S इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ये भी डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। इससे क्या पता चला हम लोगों को? इससे ये पता चला कि डायमेंशन मेथड जो है ना वो कांस्टेंट टर्म को एनालाइज नहीं कर पाता है, ठीक ना। यानी ये स्टार दे करके लिख दे रहे हैं, डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड cannot analyze the
डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, ठीक ना। ये हाफ जो है इसका तो कोई डायमेंशन तो है नहीं, इसीलिए इसके बारे में जो है वो कोई इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। ये डायमेंशन मेथड का लिमिटेशन है। तो चलिए यहाँ तक तो आप सीखे। एक क्यों तो सीख गए कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ रहे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट डायमेंशन आए राइट हैंड साइड का वही आए, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो जो है वो करेक्ट है। चलिए अब हम लोग इसी में एक बात और सीखते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मिटा दें। जैसे देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या, इसका स्टेटमेंट है कि आप कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं, जैसे अभी लिखे थे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये कहता है कि इसमें जितना भी टर्म यूज में आया है अलग अलग, जैसे आया s ut, आगे हम लोग देखें। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें जितना भी टर्म यूज में आ रहा है अलग अलग, वो सारे टर्म का डायमेंशनल इक्वेशन सेम होना चाहिए। यानी जो s का डायमेंशन होना चाहिए वही ut का होना चाहिए, वही हाफ AT स्क्वायर का। चलिए इस स्टेटमेंट को भी लिख दे रहे हैं। बोलेंगे क्या, ये स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस of all the terms in a physical equation या physical expression should be same। ठीक है, अब चलिए इसके हेल्प से भी हम लोग बहुत से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये तो आप समझ गए हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया रहे उसमें जितना भी टर्म रहे हर अलग अलग टर्म का जो है डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब कुछ बात और इसमें सीखें, थोड़ा सोच करके आप जवाब देंगे। अगर हम आपसे पूछें 5 kg प्लस 3 मीटर कितना होगा, थोड़ा बतलाइए तो क्या होगा। 5 kg प्लस 3 मीटर। चलिए तो देखिए एक बात आप समझ ही रहे हैं कि केजी में मीटर कहीं जोड़ सकते हैं क्या, यानी इतना तो आप जान गए कि केजी में ऐड करना होगा तो केजी को ही ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरे यूनिट को नहीं ऐड कर सकते। वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी करना हो 5 kg माइनस 3 kg, अब कोई कह दे 5 kg माइनस 2 लीटर तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। यानी एक बात याद रखना है, 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted if their units and dimensional equations या dimensions ही लिख दे रहे हैं are same। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब आइए कोई भी टर्म पे जो
पावर आप देते हैं जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कभी ऐसा आप सुने हैं कि 10 टू दी पावर 5, आप पावर में 5 kg दे दो, ऐसा होता है क्या? कोई चीज के पावर में kg में दे दो, नहीं। आप भले ऐसा सुन सकते हैं 10 टू दी पावर 5 kg, ये सही है, लेकिन कोई कहे 10 पर पावर है 5 kg, तो ये मीनिंगलेस है ना। यानी कि कोई भी न्यूमेरिक टर्म पे जो पावर होता है ना, इस पावर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। यानी कि पावर, या इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, टू द एनी न्यूमेरिक टर्म, numeric term is always unitless and dimensionless, उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। चलिए देखिए 3 टर्म हम लिखे, ये बहुत ही काम का है, इस पर बेस्ड बहुत प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो आप लोग ये बताइए तीनों स्टेटमेंट समझे कि नहीं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इस एग्जाम्पल से हम सिखाए आपको कि जैसे s इजकल टू ut प्लस हाफ at² है, तो ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म है, एक s है, एक ut है, एक हाफ at² है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जितना भी टर्म यूज में आएगा सब का डायमेंशनल इक्वेशन सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट बतलाए, मेन जो पॉइंट है। और यहाँ पे 2 पॉइंट बतलाए कि जो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका यूनिट डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। और एक बात बतलाए कि कोई भी न्यूमेरिक टर्म पे जो पावर देते हैं वो हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होना चाहिए। अच्छा, और एग्जाम्पल आगे लेते हैं। यहाँ तक जो बतलाए हैं तो समझ गए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए आइए देखें। अब जो है ना, इसी पर बेस्ड जो है आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपसे कहा गया f इज इक्वल टू at² b डिवाइडेड बाई v प्लस c। कहा गया क्वेश्चन में कि a, b एंड c आर कांस्टेंट। Write dimensional equations for A, B and C। और दिया हुआ है कि F जो है वो फोर्स है, T जो है वो टाइम है, और V जो है वो वेलोसिटी। आइए समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ए, बी और सी क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, उसका हमको यूनिट डायमेंशन लिख करके आप बताएं, और एफ फोर्स, भी वेलोसिटी और टी टाइम। चलिए कैसे हम लोग काम करें। तो इतना आप जान रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से समझ रहे हैं कि एफ का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही at² का, वही b बाई वी का, वही c का, है ना। यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशनली
AT² का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन F का होगा। जैसे समझो, अगर ये 15 मीटर है सपोज करो, तो ये 3 मीटर 2 मीटर है 10 मीटर, है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यही है, चारों का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। तो सोचो, तो देखो ये नहीं बोल देंगे AT² F के इक्वल है, ऊपर लिखा हुआ डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, डायमेंशनली जो है ये इक्वल होगा। तो बोलो तो A कितना हो गया, F/T²। अगर पूछा जाता यूनिट ऑफ A क्या होगा, तो भाई न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा जाए इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन न्यूटन का हो गया mLT⁻⁻² और सेकेंड स्क्वायर T⁻²। देखो तो क्या हो गया, तो बोलेंगे क्या, mLT⁴ है ना, ऊपर लेकर के सॉरी -4। अब देखो आगे, अब जो है हम लोग बोलेंगे सिमिलरली इसी तरह से B/V का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही F का होगा। यानी डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से B/V F के इक्वल है। B हो गया F × V। अब पूछा जाए यूनिट ऑफ B क्या होगा, फोर्स क्या होता है न्यूटन, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो, डायमेंशनल इक्वेशन क्या बोलेंगे जी, न्यूटन क्या हो गया mLT⁻², मीटर हो गया L, सेकेंड हो गया T। देखो जी L⁻², T⁻⁻3। अब चलो फिर बोलेंगे डायमेंशनली, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से C का जो डायमेंशन होगा वही F का होगा। यानी C शुड बी इक्वल टू F। तो जाहिर है यूनिट तो इसका हो गया न्यूटन, और डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखें तो mLT⁻², है ना। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक इक्वेशन है इस तरह से, इधर दिए हुए है वेलोसिटी AT² B/C + T प्लस D × V। या चलो V यहाँ पे लिख लिए हैं, D × S। S समझो डिस्प्लेसमेंट। देखो जी V वेलोसिटी, T जो है वो टाइम है, और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। आपसे कहा जा रहा है राइट यूनिट्स एंड डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशंस फॉर A, B, C and D। चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अपने कॉपी में बनाना शुरू कीजिए। चलिए ज़्यादातर का तो बिल्कुल सही आप जवाब देंगे, मुझे पता है, हो सके एक आध जगह कहीं कंफ्यूज करें।
देखिए ए बी सी और डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, पूछा जा रहा है कि उसका यूनिट डायमेंशन क्या हो। आइए अब जो है ना इस क्वेश्चन को डील कर दे रहे हैं। बोलेंगे क्या कि AT² का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही V का होगा, वही B/C+T का होगा, वही DS का होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोलेंगे डायमेंशनली, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से AT² V के इक्वल है। तो बतलाओ A कितना हो गया जी? V/T²। यूनिट क्या लिखें? अगर यूनिट लिखेंगे तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड क्यूब। और डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखें, ठीक ना, डायमेंशन ऑफ A, तो आप समझ ही रहे हैं मीटर पर सेकेंड क्यूब है, मीटर मतलब लेंथ, T⁻³ सेकेंड क्यूब, तो LT⁻⁻3। चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे काम कर लेते, वेलोसिटी का क्या होता है जानते ही, वहीं से काम कर लेते। अब चलो कुछ इसको देख के थोड़ा डर लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, बाद में आएंगे। DS तो बोलेंगे डायमेंशनली DS जो है वो भी V के इक्वल होना चाहिए। तो D हो गया V/S, ठीक ना। यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर कट गया, सेकेंड पावर -1। और डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखें D के लिए तो T⁻⁻, है ना। अब चलो यहां देखो ना C+T है, तो अभी बतलाए थे ना दो टर्म को जब भी ऐड करोगे तो दोनों का जो है डायमेंशनल इक्वेशन सेम होना चाहिए। तो बोलेंगे क्या? दैट इज डायमेंशनली C जो है वो T के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऐड किया गया है, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो बतलाओ यूनिट ऑफ C हो गया सेकेंड, या केवल S लिख देंगे। और डायमेंशनल इक्वेशन तो जाहिर है डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग कैपिटल T लिखते, वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो M0 L0 T लिखेंगे। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। कौन कौन टर्म का निकाल लिए जी? तो A का निकाल लिए, ये आंसर हो गया। D का हम लोग निकाले, C का निकाले, अभी भी बच गया कौन? B। देखो कैसे काम करेंगे। बोलेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है, जो इसका यूनिट डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो B/C+T यहां लिख दे रहे हैं डायमेंशनली, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से B/C+T शुड बी इक्वल टू V, ये V के इक्वल होना चाहिए। तो B क्या हो गया? C इंटू V, T इंटू V। देख लो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि C+T को मिला करके टाइम ही ना होगा, सेकंड ही ना होगा, और नहीं तो ऐसे दिक्कत ना हो तो ऐसे काम कर लेते हैं। आप बोलो, अब अभी अपने आप में एक इक्वेशन हो गया कि निकालना किसका है? B का ना। तो बोलेंगे ना कि B का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही C इंटू V का होगा, वही T इंटू V, यानी बोलेंगे दैट इज
डायमेंशनली, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से b शुड बी इक्वल टू t इंटू v। अब बतलाओ तो यूनिट ऑफ b क्या होगा? तो यूनिट ऑफ b टाइम हो गया सेकेंड, अब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। देखो तो मीटर हो गया क्या? नहीं, तो मीटर हो गया। अब जो है डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन मीटर का तो एल होता है ना। डायमेंशनल इक्वेशन किसका देख रहे हैं? बी का। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ बी तो मीटर है तो एल होगा। इसी को चाहे तो ऐसे लिख दें m0 l t0, केवल l भी लिखेंगे तो गलत नहीं है ना। मैं ये थोड़ा सा अलग था, फिर देखो एक बार समझा दे रहे हैं। b/c प्लस टी, जो इसका यूनिट डायमेंशन होगा वही इसका होगा। इस इक्वेशन को जो है ना इस फॉर्म में ला दिए। अब ये और आसान हो गया, बोलेंगे c इंटू वी का जो यूनिट डायमेंशन होगा वही t इंटू वी का होगा, वही b का। उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे। c प्लस टी यानी c में टाइम को ऐड कर रहे हैं। तो अभी ना कुछ देर पहले पढ़े थे कि दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी आप ऐड कर सकते हैं जब उस दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम हो। तो जब टाइम का यूनिट सेकंड होता है तो c का भी यूनिट सेकंड होना चाहिए, तभी ना ऐड कर सकते हैं। इसलिए पता चल गया कि भाई c का यूनिट जो है वो सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझे हैं। एक चीज़ तो आप जान गए हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला को रटना नहीं। अभी देखिए यूज में अभी बहुत सारा है, कैसे हम लोग CGS से SI यूनिट में, SI से CGS में बदलेंगे, या कैसे फिजिकल इक्वेशन में रिलेशन निकालेंगे, डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग अभी क्या करेंगे कि जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसी के हेल्प से जो है एक बेहतर ढंग से अपने से नोट्स बनाएंगे, और हम बाद में नोट्स तो अपलोड करेंगे ही, है ना। हाँ, जो भी स्टूडेंट लेट से कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा वेक्टर वाला लेक्चर इस सब बढ़िया से देख लीजिएगा, या इसके पहले जो भी ऐसे जानेंगे कि ये जो लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, बाय।